So namaste and welcome to this KP astrology course. This is the second class. The first class was I generally मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा वेलकम वगैरह अंग्रेजी में कर लेता हूँ. तो दिस इज द सेकंड क्लास. पहला क्लास बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी था. उसका वैसे वीडियो हमने आप लोगों को, नए पार्टिसिपेंट्स, नए मेंबर्स को हमने ऑलरेडी भेज दिया है. सब जितने जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, आई हैव सेंट वीडियोस टू ऑल ऑफ देम. जो हमारा पहले क्लास का था उसमें कुछ यू ऑल मस्ट बी नोइंग, उसमें कुछ खास आप लोगों के लिए कोई नयापन नहीं था. तो आज हम फिर इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, अभी अपने जो हमारे नए जो बैच हमारा चला आ रहा है, जिनके साथ अभी हमने वैदिक किया है, उनको आई एम जस्ट गिविंग अ insight into what KP is and how it is different from Krishnamurti Paddhati, how it is different from Vedic astrology. Not the prediction part, the very basics part. ठीक है, Placidius system, जैसे उसमें हमने जो systems approach हमने Vedic astrology में पढ़ा था, उसमें हम भावचलित चार्ट से predictions नहीं करते हैं. ठीक है, उसमें राशि चार्ट पे ही सारा हमारा everything is based on Rashi chart and everything is based on Vimshottari Mahadasha. ठीक है, we don't कोई और हम महादशा उसमें नहीं, दशा सिस्टम उसमें नहीं लेते हैं. तो उसमें राशि चार्ट में और प्रेसिडियस सिस्टम जो कि हम कृष्णमूर्ति में केपी में जो हम पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस पिछले बार हमने पढ़ाया था. आज भी उसी पर थोड़ा था, क्योंकि दैट वाज अ वेरी शॉर्ट क्लास. और जो नक्षत्र बेस जो है, कौन से कितने नक्षत्र होते हैं, वो तो हमने वैदिक में भी पढ़ाया था, बट उसमें एम्फेसिस नहीं था. तो सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आल्सो, तो जस्ट एज अ पासिंग मेंशन उसमें हम लोगों ने देखा था 27 नक्षत्र होते हैं. बस दैट वाज अबाउट इट, बिकॉज प्रैक्टिकल प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में उसका हमने वैदिक में यूज नहीं किया, और जो कि बहुत कृष्णमूर्ति पद्धति में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट. So in continuation of our last class, we will carry on जो भी हमने किया था. और इंट्रोडक्शन एक बार बढ़ने के पहले मैं करवा देता हूं फिर से. अभी हमारे बीच में अश्विन जी आए हैं, जो गैलेक्सी जो बैठे हुए. अश्विन जी, आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं हमारे पुराने बैच से. अश्विन जी बॉम्बे से हैं. ही इज फ्रॉम बॉम्बे एंड ही इज. आप सबको आवाज आ रही है ना? जी सर. अश्विनी जी, कैन यू हियर? आ रही है सर, आ रही है. नहीं, अश्विनी जी से पूछ रहा हूँ, आ रही है आपको सर आवाज? दिख भी नहीं रहा. म्यूट किया हुआ है क्या? नहीं रहे हो तो. अश्विनी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. आवाज आ रही है आपको? पता नहीं सुनाई पड़ रहा है कि नहीं. दिख भी नहीं रहा. नहीं, दिख तो रहे हैं. अश्विन जी ने ज्वाइन किया क्या? हाँ, दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं. वो हमें दिख रहे हैं. उनका गैलेक्सी A31 करके मैं देखता हूँ एक बार. सर गैलेक्सी A31 सर मेरा है. मनोज तो मनोज का सॉरी. अरे यार मनोज जी, आई एम सो सॉरी. आपकी जो फोटो ये उसमें है ना, व्हाट्सएप में जो फोटो है ना, उससे एकदम सॉरी. अरे मैं आई मेंट मिस्टर मनोज. सॉरी, आई एम एक्सट्रीम. आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ये मिस्टर मनोज हैं, दिल्ली से हैं. और मिस्टर निशीत हैं, ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया. एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मिस्टर अश्विन. आई थिंक he may join us late. He is from Mumbai. Without wasting any further time, introductions हो गए हमारे, और मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा जो हम लोगों ने. अच्छा, ये बताइए, हमारे पुराना बैच जो है, आप लोगों ने उसका सारा वो कर लिया है? हैव यू गॉट द हैंग ऑफ नक्षत्र, स्टार्स जिसको बोलते हैं, स्टार, ये नक्षत्र, स्टार लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी, किस राशि में कौन कौन सा नक्षत्र होता है, कितना उनका एक्सटेंट होता है डिग्रीज का, ये सब आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं? बिकॉज अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो हमें आगे बढ़ने में थोड़ी परेशानी होगी. इसीलिए हमने पिछला इंट्रोडक्टरी क्लास और आज के बीच में करीब 1 हफ्ते का गैप रखा था. कंसेप्ट क्लियर है लेकिन याद पूरा नहीं है.
सर क्लियर है। हाँ, समझ के करो, मतलब जैसे सीरियल में करो तो वो हो जाता है, और वैसे जब राशि का देखो तो थोड़ा सा मतलब जैसे देखिए बीच बीच में भी देखिए जैसे आप पूछेंगे तो थोड़ा सा वैसे नहीं प्रॉब्लम, वैसे समझ गई है, थोड़ा स्वीटी जी लर्न भी उस हो गया। स्वीटी जी उस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्यों वही बैकबोन है। ठीक है, बगैर उसके नहीं, आप लर्न हो गया सर, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक बाकी है। वो ही है, 2-4 बार प्रैक्टिस में होगा तो हाँ फिर। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लर्न तो हाँ जी, समझ हाँ गए। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने क्लियर है। बताया था 27 नक्षत्रों का नाम हाँ जी, आपको हाँ जी। भले ही याद ना हो, ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत जब डेप्थ में जाएंगे, हम एक एक नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर स्टडी करेंगे ना, तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। बट बेसिक प्रेडिक्टिव केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको नक्षत्र का नाम नहीं याद है तब भी चलेगा। किस कॉन्सेप्ट राशि क्लियर में है सर। किसका नक्षत्र है, उसका स्वामी कौन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ क्योंकि जी। वहां कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, उसी पर सारा एकेपी बेस्ड होता है। तो एनीवे, हम दो तीन हमने कुछ ग्राफिक्स बनाए हैं, तो उसको मैं स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। दैट विल बी अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम एज वेल एज आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर आपने मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपना डाला था, गोल्डन रूल्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों ने शायद देखा होगा उसको, है ना, आई हैड पुट इट जी ऑन सर, यूट्यूब। देखा है। Anyway, now I'm going to share a screen. Okay, I'm going to share a screen with you. ये ये जी भी screen- बहुत अच्छा एक बना के भेजा था। हाँ जी, वीरेंद्र जी भी बहुत बढ़िया एक चीज बना के हाँ वो भेजे थे। बहुत अच्छा। हाँ, उससे बहुत हेल्प हो गया। अच्छा देखिए, ये एक स्क्रीन खुल गई, अगर तो बताइएगा। स्क्रीन खुल गई? नहीं खुला अभी, Yes. आगे खुला। आगे आ गई स्क्रीन? आगे। हाँ देखिए, ये अगर आ गई स्क्रीन तो देखिए लेफ्ट साइड में एक हमने चार्ट दिया है, ठीक है, साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ हॉरोस्कोप भी है और बीच में नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ हॉरोस्कोप भी है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये कौन आ रहा है, और साइड में हमने एक टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स दिया हुआ है। टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स के नाम से आप लोग भी घबराइएगा नहीं, सिग्निफिकेटर्स क्या है उसको हम स्टडी करेंगे। खाली बस अभी खाली समझने के लिए खाली समझ लेना है हमें कि प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स कैसे होते हैं, और ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स केपी में कैसे बनाना होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोगों का वो नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे नहीं भी है तो फिर ये आप लोग घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसको देखिए, ये चार्ट जो है इसमें देखिए हमने ये रखा है, ये जो पिछले बार चार्ट हमने पढ़ा था, इट इज द सेम चार्ट। असेंडेंट इसमें साउथ इंडियन स्टाइल पर अब हम चल रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा ना, असेंडेंट में ये फिक्स्ड होता है, एरीज होता है, टॉरस होता है, जेमिनी होता है, ऑल दिस वी हैव स्टडीड। ये तो सबका क्लियर है ना? यस, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी वो हमें रोक करके, यू कैन इंटरप्ट मी एंड आस्क। और एक आप लोगों से और भी निवेदन है कि अगर मैं संडे वनडे को गैप में अगर एक आधे घंटे का आप लोगों से बोलता हूँ कि आ जाओ एक स्पेशल क्लास कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दिया कीजिए भाई, या आप लोग अपने तरफ से बोल दीजिए एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, क्योंकि आई हैव टू बी सेटिस्फाइड कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर, है ना, वो बहुत जरूरी है। और ये खाली इनिशियल देखिए, ये कृष्णमूर्ति पद्धति में ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। वंस यू आर थ्रू विद दिस, तो फिर आधी ये 50% खेल सारा यही है। प्रेडिक्शंस क्या है वो तो फिर अलग है, फिर आप प्रेडिक्शंस एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस वंस यू हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नक्षत्र, दिस साउथ इंडियन टेबल। नॉर्थ वाले टेबल से भी चला सकते हैं काम, बट आई एडवाइज ऑल माय स्टूडेंट्स, केपी जो अभी तक तो हमने जो वैदिक पढ़ा वो खाली नॉर्थ इंडियन चार्ट से पढ़ा, दैट वाज सफिशिएंट, उसमें हमारा काम चल गया। अब हमारे अपने सहूलियत के लिए हमें जो है ये साउथ इंडियन चार्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इन द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन वी शैल सी। देखिए असेंडेंट, इसमें मैं एक बार ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। असेंडेंट जो है इसमें कैंसर है, 25 डिग्री का है। सेकेंड हाउस इसमें लियो है, 26 डिग्री का है। प्लेसिडियस सिस्टम क्या है हमने बताया था, अनइवन हाउसेस होते हैं, ठीक है।
कोई हाउस जो है 30 डिग्री से ज्यादा का भी हो सकता है, कस्प, कोई हाउस या कस्प. नाउ यू हैव टू गेट यूज्ड टू द टर्म ऑफ कस्प. हाउस या भाव के जगह अब कस्प बोलने की आदत लगाइए. तो ये फर्स्ट कस्प या असेंडेंट बोलते हैं इसको. ये 25 डिग्री का है, कैंसर है, ठीक है, कर्क. सेकेंड कस्प जो है दिस इज लियो, 26 डिग्री का है. थर्ड कस्प, ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जैक्टली कहीं हमने समझाने के लिए किया है. थर्ड कस्प है वर्गो है 27 डिग्री का, ठीक है. फोर्थ कस्प लिब्रा है 28 का. फिफ्थ जो है स्कॉर्पियो है 29 का. सिक्स्थ भी 29 का, सैजिटेरियस. देन इज कैप्रिकॉर्न, दिस इज द सेवेंथ कस्प. ओके. एट्थ इज एक्वेरियस, it is 26 degrees. Ninth is Sagittarius, 27 degrees. 10th is Aries, 28 degrees. 11th is 29, Taurus है. और 12th Gemini है 29 degrees का. अब इसमें आप देखिएगा यहाँ हमने साथ में यहाँ वो भी दिया हुआ है, नॉर्थ इंडियन चार्ट भी इसमें दिया हुआ है. देखिए नॉर्थ इंडियन चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लग्न में कौन बैठा हुआ है, कर्सर को देखिएगा, चंद्रमा बैठा है. तो हम नॉर्थ इंडियन चार्ट में बोलते हैं कि चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, लग्न में बैठा हुआ है. लेकिन यहां अगर आप देखिएगा तो हमारे कस्प की स्टार्टिंग पॉइंट जो है 25 डिग्री है. चंद्रमा बैठा तो है कैंसर में ही, ठीक है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, लेकिन ये 3 डिग्री का है. तो 3 डिग्री का है तो ये किस कस्प में चला गया चंद्रमा? पीछे 12th हाउस में चला गया सर. 12th हाउस में चला गया. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? हाँ जी. है ना. अब आप मुझे ये देख करके बताइए कि मंगल जो है ये कौन से भाव में या कौन से कस्प में है? मंगल सर उसमें यहाँ पे तो टॉरस पे हुआ ना. एरीज में है वो, 10th में. हाँ टॉरस में एरीज तो है. कस्प भाव कौन सा है? भाव या कस्प कौन सा है? 10th कस्प. भाव कौन सा है? 10th हाउस है 10th सर. में 10th हाउस है ना. जी. यहाँ तो 11th लिखा है, तो 11th क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले का है. मून क्योंकि 9 डिग्री है और राइजिंग क्योंकि 29 डिग्री से शुरू है इसका, शुरू हो रहा है और और उससे वो कम 9 है. डिग्री है. हाँ, है टॉरस में ही, है वो वृषभ में ही, लेकिन इट इज positioned or sitting in the 10th house. It is not in the 11th house. Okay, like in the North Indian chart you will see that Mars, मंगल जो है कौन से भाव में है? 11th हाउस में, 11th में है. और साउथ इंडियन कहते हैं, बट ये सिस्टम प्रेसिडियस है. साउथ इंडियन सिस्टम में भी अगर हम राशि चार्ट देखेंगे तो फिर ये दूसरी चीज हो जाएगी. राशि चार्ट मतलब वो एमईपी का कॉन्सेप्ट था. सारे हम एमईपी जो राइजिंग डिग्री ऑफ असेंडेंट है उसी को हम हर एक भाव को मानते हैं. ये प्लेसिडियस सिस्टम है ऑफ अनइवन हाउसेस, ठीक है. हर एक हाउस इसमें 30 डिग्री का नहीं होता है. तो अनइवन हाउस में सर सारा मतलब हाउस का जो कस्प है उसका जोड़ 360 नहीं होगा. 360 होगा, वो जोड़ 360 ही होगा, ठीक है. ये तो 30 डिग्री, राशि 30 डिग्री की है. देखिए राशि और कस्प में फर्क को समझिए. राशि 30 डिग्री की ही रहेगी, लेकिन उस राशि के अंदर कस्प कहाँ शुरू हो रहा है और नेक्स्ट राशि में जा करके वो कस्प कहाँ खत्म हो रहा है. जैसे इसमें 12वां भाव शुरू हो रहा है 29 डिग्री जेमिनी से, 29 डिग्री मिथुन से शुरू हो रहा है, लेकिन ये कहाँ जाकर के खत्म हो रहा है? आंसर का 25 डिग्री में. 25 डिग्री. तो ये 30 डिग्री से कम का भाव है. सेकेंड हाउस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 डिग्रीज लियो एंड इट इज, इनका एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट इज अप टू 27 डिग्रीज इन वर्गो. तो ये 31 डिग्री का घर हो गया. ये 30 से कम का है ऊपर वाला, ये 31 का हो गया. हमने एक एक्चुअल चार्ट जो पिछले बार देखा था उसमें आपने देखा होगा एक 28 का भी था, 29 का भी था, 31 का भी था. सो दिस इज द प्लेसिडियस सिस्टम है जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति
हम लोग फॉलो करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, मोस्टली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दे फॉलो दिस प्लेसिडियस सिस्टम, दे फॉलो अदर सिस्टम्स एज वेल, बट दे फॉलो दिस प्लेसिडियस सिस्टम। और हमारे कृष्णमूर्ति जी ने, कृष्णमूर्ति साहब ने, कृष्णमूर्ति जी ने, KSK ने, उनका नाम था KS कृष्णमूर्ति, उन्होंने पाया कि उनको जो प्रेडिक्शंस जो मिल रहे थे, आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ही फाउंड दैट दिस इज द बेस्ट सिस्टम, और जो उनको प्रेडिक्टिव जो है सक्सेस मिला, दैट वाज बेस्ड ऑन प्लेसिडियस सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द नक्षत्र सिस्टम, प्लैनेट्स बीइंग प्लेस्ड इन नक्षत्र। ठीक है, तो ये एक सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछनी है कि जेमिनी में जैसे सैटर्न और मरकरी हैं, तो ये भी 11th में चले जाएंगे ना? आप डिग्री देखो हाँ, आप क्योंकि डिग्री इसकी देखो। क्योंकि यहाँ तो हाउस की डिग्री 29 है और उनकी 8 है और 6, ठीक है, वो भी किसमें पीछे चले जाएंगे ना? 11 और एक, हाँ, और एक चीज सर और बताना कि जेमिनी में जो 29 डिग्री से स्टार्ट हुआ, तो ये नीचे कैंसर में 25 तक चला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सर कितने डिग्री का हो गया फिर? आप उसको भूल जाओ, 30 डिग्री से ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, आप बताओ। ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है। अच्छा 29 से, हाँ हाँ ठीक है, 29 से स्टार्ट हो गया, 29 से 25 तक है, हाँ 29 रहता तो ठीक है 30 ठीक 26 है, डिग्री का। हाँ 26 डिग्री का हो गया टोटल। उसमें आप मत पढ़ोगे कितने डिग्री का है, उससे आपको मतलब नहीं है। देखिए, हमने आपको बताया था उस दिन भी, दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वी आर नॉट स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, और एक सर ये फिर जेमिनी के बाद कैंसर में जब ये 25 से स्टार्ट हुआ, हाँ जी, जिसे मून है, तो ये सर ये कितने पे खत्म हुआ? 25 से स्टार्ट आप देखो, आप नेक्स्ट क्या है उसके नेक्स्ट बाद। तो सर 26 है। अभी आ रहा हूं मैं एक नेक्स्ट, इसके बाद जो है चार्ट जो है मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको अब वो 31 डिग्री का हो गया। हाँ वो आपको उसमें वो और 31 का 31 का हुआ ना, एक्सटेंट ऑफ हाउसेज, एक नेक्स्ट ग्राफिक हमारा है, उसमें वो 31 डिग्री का हुआ। एक्सटेंट ऑफ हाउसेज दिखाऊंगा। नहीं, 25 से स्टार्ट हुआ तो कितने तक चला ये देखो ना, 26 तक नेक्स्ट चला में ना, आप 31। नेक्स्ट में देखोगे तब पता चलेगा। 25 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट में नेक्स्ट में 26 है। इसको कहते हैं कि हमारा ये कौन सा हाउस है, ये लग्न है ना। हाँ जी, मेरे लग्न का एक्सटेंट जो है या स्पैन 25 डिग्री कैंसर से लेकर के 26 डिग्री, कौन सा राशि है ये? लियो। 26 डिग्री राशि तक हमारा जो है, हमारी लग्न है। हमारे लग्न का स्पैन, इस बीच में अगर कोई प्लैनेट आता है तो वो लग्न में कहलाएगा। ठीक है, इस बीच में अगर कोई प्लैनेट आता है तो वो लग्न में कहलाएगा। अब आप आइए यहाँ, चलिए इसी तरह देखिए आप, अब आप एक एक करके मुझे बताती जाइए, ये आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हो गया सर, मुझे क्लियर हो गया। केतु आप बताइए हमको कि किस भाव में है, किस कस्प में? केतु किस कस्प में है? केतु सर इसमें है ना, राशि नहीं पूछ रहा हूँ, थर्ड का वर्गो में नहीं है, वर्गो तो ये है, थर्ड का सॉरी, वर्गो, ये वर्गो ये है, ये थर्ड है ना, थर्ड कस्प में है। कस्प, चलो कस्प में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो किस भाव या किस हाउस में है, किस घर में? भाव, चलो भाव पकड़ लेते हैं, बाद में थर्ड में आ गया सर, थर्ड में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 20, हाँ, क्योंकि वो फोर्थ वाला 28 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी डिग्री 10 है, तो ये राशि उसकी लिब्रा है, राशि इसकी लिब्रा है। ठीक है, लिब्रा भाव राशि ये है, लेकिन भाव जो है या कस्प जो है वो थर्ड हो जाएगा। देखिए ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में देखिए, राशि लिब्रा ही है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडियन चार्ट में किस घर में नजर आ रहा है, वो किस भाव में नजर आ रहा है? फोर्थ में। तो यहाँ पे फोर्थ में। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। वो इसलिए समझना जरूरी है कि अभी अभी हम लोग नॉर्थ इंडियन, ये वैदिक हम पढ़ करके हटे हैं, लेकिन वैदिक को भूलिएगा नहीं। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, टू ऑल ऑफ यू एंड टू माई न्यू स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, टू माई न्यू स्टूडेंट्स एज वेल, नेटल एस्ट्रोलॉजी के लिए, नेटल यानी कि जन्म पत्री वाली एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं ज्यादा अभी भी जो है ना वैदिक पर रिलाई करता हूँ। नॉट इसलिए नहीं कि केपी में कोई कमी है, सिर्फ इसलिए कि केपी में बहुत, केपी इज वेरी डिमांडिंग कि केपी की एक्यूरेसी ऑफ बर्थ ऑफ टाइम शुड बी करेक्ट टू
द सेकंड, इफ नॉट द सेकंड एटलीस्ट टू द मिनट। वो क्यों है? क्योंकि उसका सबलॉट जो चेंज होता है तो उसमें सारा खेल जो पलट जाता है, जो कि वैदिक में हमको लीवरेज ज्यादा है। वैदिक में अगर थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर 2-4-10 मिनट होता है तब भी हमें we get an idea of, we can make predictions. Whereas in KP natal astrology, अगर टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है तो हमारे predictions जो हैं they can go haywire, ठीक है, they can go haywire। तो इसीलिए वैदिक, और दूसरी बात क्या है, वैदिक आप केपी को चमत्कार मत समझिएगा। हाँ, चमत्कार इसको समझिएगा जब हम प्रश्न पद्धति होररी एस्ट्रोलॉजी में जब हम आएंगे ना केपी में, तो ये दुनिया में अपनी जगह एक अनूठी पद्धति है, इसका कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। होररी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न पद्धति में, नेटल में मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए प्रिंसिपल सेम है। जो हम आपको नेटल पहले पढ़ा रहा हूं उसके बाद होररी पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर द सेम। जैसे इसमें शादी, अगर हम शादी का क्या कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11, 5, 8, 12, इसमें भी वही है। जो हम नेटल में देखेंगे वही चीज होररी में कॉम्बिनेशंस वही रहेंगे। तो इसीलिए इसको, इसमें ग्रुप हाउस ग्रुपिंग होता है। अकेले कोई प्लैनेट जो है, कोई प्लैनेट रिजल्ट नहीं देता। हाउस ग्रुपिंग इसमें बहुत बड़ा एक चैप्टर है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, कौन कौन कॉम्बिनेशन से रिजल्ट मिलता है कृष्णमूर्ति पद्धति में। एनीवे वो आगे की बात है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू नाउ। So now let us see. Ketu is in the third house. Third house. अब आप मुझे बताइए कि फिफ्थ हाउस में, ये तो हमें नजर यहाँ पर खाली नजर आ रहा है, लेकिन फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट है क्या फिफ्थ कस्प पे? सैटर्न आएगा। सैटर्न आएगा। क्यों आएगा? सैटर्न बैठा तो सैगिटेरियस में है, लेकिन सैगिटेरियस इसका सिक्स्थ कस्प के स्टार्टिंग डिग्री या लॉन्गिट्यूड से सैटर्न के लॉन्गिट्यूड कम है, इसीलिए इट विल फॉल इनटू द प्रीवियस कस्प, दैट इज द फिफ्थ कस्प। अब आ जाइए सिक्स्थ, देखिए सेवेंथ में कोई भी नहीं है, सेवेंथ में कोई आपको नहीं नजर आएगा, सिक्स्थ में भी कोई नहीं है। कर्सर को देखिएगा, सिक्स्थ में भी कोई नहीं है, क्योंकि सिक्स्थ स्टार्टिंग फ्रॉम 29 डिग्री सैगिटेरियस से लेकर के इट गोज अप टू कैप्रिकॉर्न 25 डिग्रीज, इस बीच में कोई भी ग्रह नहीं है। तो हमारा सिक्स्थ हाउस खाली है, सेवेंथ भी हमारा खाली है। एट्थ में कौन बैठा है? वीनस बैठा है। नाइन्थ में बताइए कौन बैठा है? नाइन्थ में जुपिटर राहु। नाइन्थ में सर ये जुपिटर और राहु। ठीक है। टेंथ में कौन बैठा है? टेंथ में नहीं है कुछ भी, मार्स है। मार्स है। मार्स है। 11th में कौन बैठा है? सैटर्न। 11th में सैटर्न एंड मरकरी। ठीक, सैटर्न एंड मरकरी। तो ये कॉन्सेप्ट मोर और आप लोग को क्लियर हो गया, कौन सा ग्रह कहाँ है। अब देखिए इसके बेसिस पर हम एक बनाते हैं टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स। सारा सिग्निफिकेटर्स, आपने शब्द आपको याद होगा, सिग्निफिकेटर हम लोग यूज करते थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी। सिग्निफिकेटर का मतलब क्या हुआ? कारक। ठीक है, किस भाव का या किस कस्प का कारक कौन होगा, कौन रिजल्ट देगा उसका, उसके लिए हम एक ये टेबल हम तैयार करते हैं। लेकिन उस टेबल को तैयार करने के लिए आपको वो पिछला जो नक्षत्रों वाला जो टेबल था ना, वो एकदम दिमाग में, उसको अपने दिमाग के साथ आपको सिंक्रोनाइज कर लेना पड़ेगा। इफ आई मे आस्क निशित जी एंड मनोज जी, आप लोगों को वो एकदम मेंटली वो पिक्चर क्लियर है आप लोगों के इसमें जहन में कि किस राशि में कौन कौन सा ग्रह हो, कौन कौन सा नक्षत्र होता है, उसका स्वामी कौन होता है? आर यू क्लियर? एब्सोल्युटली, आई मीन एट अ ग्लांस आप बता सकते हैं क्या? नहीं सर, याद तो नहीं है सर। आई डू हैव द टेबल बट ऐसे याद नहीं है। मैं कौन बोल रहे हैं? मनोज जी हैं? निशित। और मनोज जी आप बताइए। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे पता नहीं आपने क्या बोला सर, दोबारा पूछिए प्लीज। अरे बाप रे बाप, नहीं मैं अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैन यू एट अ ग्लांस, आई जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट टू सी वेयर यू स्टैंड। आप लोग केपी तो आप लोग आता, कैन यू टेल मी जस्ट एट अ ग्लांस कि ये जुपिटर जो है जी, ये किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, विदाउट लुकिंग एट एनी टेबल? अच्छा जी,
ये किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? जुपिटर एरीज में है सर, ये वीनस के नक्षत्र में। वीनस नक्षत्र में, ठीक है। निश्चित जी आप नहीं बता पाएंगे? ऑफ हैंड मतलब विदाउट लुकिंग एट इट। देखिए अगर नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, से ऑल ऑफ यू, हमारे नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट, ये आपको जो है ना ये एकदम मेंटली आप नक्षत्र का आप ये मत हमें ये आपको भरणी में बैठा हुआ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न जुपिटर अश्विनी में है कि भरणी में है, ठीक है, वैसे ये है भरणी में, बट आई डोंट यू आल्सो डोंट नीड टू रिमेम्बर कौन सा नक्षत्र कहाँ पर है, उसको आप भूल भी सकते हैं, बाद में याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। एज एन एस्ट्रोलॉजी यू शुड नो कि जुपिटर, लेकिन ये पता होना चाहिए इस टेबल को देख, इस चार्ट को देख करके कि जुपिटर जो है ना, जुपिटर वीनस के नक्षत्र में, जैसे कि राहु केतु के नक्षत्र में है। राहु जैसे केतु के नक्षत्र में, ये हमें एकदम ये रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे दिमाग में, नहीं तो फिर हम अटकेंगे। केतु किसके नक्षत्र में है बताइए? I think I am expecting too much, लेकिन तब भी it's okay. हाँ, अगर मार्स किसी को शायद, किस में है? मार्स में नहीं है। मार्स यहाँ 6:40 पे खत्म हो जाता है। मार्स लिब्रा में 6:40 पे खत्म हो जाता है। 6:40 यहाँ से शुरू होता है वर्गो से और यहाँ 6:40 पे खत्म हो जाता है। तो राहु हो सकता है सर। तो ये राहु हो सकता है? नहीं, राहु है या तो ये जो है ना ये आप लोगों को बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस टेबल को हम तभी बना पाएंगे। वो अलग बात है देखिए कि अब तो आप सॉफ्टवेयर में आपको ये निकल करके आ जाए, यू डोंट हैव टू मेक इट, बट सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू मेक इट, सपोज आपका सॉफ्टवेयर काम मान लीजिए नहीं कर रहा है, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, somebody comes to you with a chart. Anyway, ये बहुत आवश्यक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्णमूर्ति पद्धति में। ये आपको ऑफ हैंड मतलब याद होना चाहिए कि यहाँ पर शुक्र को देखते के साथ आपको पता होना चाहिए कि शुक्र जो है ये जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सैटर्न जो है केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मार्स जो है ये सूर्य के नक्षत्र में है। शनि जो है, बताइए शनि किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। और बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है। तभी आप इस टेबल को बना पाएंगे और यही टेबल, ये सारा प्रेडिक्शन इसी टेबल पर है। कृष्णमूर्ति पद्धति में सारा प्रेडिक्शन इस टेबल पर ही है। इसी से वो गोल्डन रूल्स जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, या आपने यूट्यूब मेरा देखा होगा, तो ये गोल्डन रूल्स इस टेबल पे बेस्ड है। ये टेबल 1 से 12 कस्प के लिए होता है, लेकिन जगह नहीं था, मुझे ग्राफिक बनाना था, तो मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए खाली ये 1st, 2nd, 8th, 9th और 11th कस्प ले लिया, खाली आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें देखिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम, देयर आर 4 कॉलम्स बेसिकली, A, B, C and D, ठीक है। अगर आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप है, जिसके पास नया वाला वर्जन है, उसका आप वर्जन 4 पॉइंट समथिंग जो है उसमें हिंदी का भी है शायद, मेरे पास तो नहीं है वो, तो ये टेबल शायद आपको उसमें हिंदी में भी मिलेगा। आई हैव नॉट इवन सीन इट। तो अगर जो लोग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आई गेस मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो भी अवेलेबल है वो इंग्लिश में है, तो ये आप लोग को कम से कम इंग्लिश में आना चाहिए। अच्छा, ये निशित जी आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है? यस सर, पुराना वर्जन है मेरे पास। कोई बात नहीं, चलेगा। कितना पुराना है? 5 पॉइंट कुछ है, याद नहीं है अभी। तो नया है, नया 5.8 इज न्यू। मनोज जी आपके पास तो है? जी हाँ, मेरे पास है। ठीक है। उसमें आप लोगों ने उसको अपग्रेड करवाया है कि नहीं? वो जो नई चीज उसमें इंट्रोड्यूस की है कि उसको डबल टैप करने से साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चार्ट एक साथ आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। नहीं सर, मैंने अपडेट नहीं कराया, मेरे पास पुराना ही। नहीं सर, उसको करवा लीजिए।
उसको करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जब अपने क्लासेस शुरू किए तो मैंने मुकेश गुप्ता को बोल करके वो फीचर उसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, नहीं तो पहले उनके इस चार्ट में, नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो लेफ्ट साइड में है, ये स्पेस बीच में खाली रहता था। तो आई टोल्ड हिम यू आर वेस्टिंग दिस स्पेस, आप इसमें नॉर्थ इंडियन चार्ट भी डालिए। तो उन्होंने नया फीचर वो इंट्रोड्यूस किया है। एनीवे, लेट अस कम टू दिस। देखिए, ये इस हॉरोस्कोप के ऊपर बेस्ड ये टेबल हम बनाते हैं। देयर आर 4 कॉलम्स इन दिस, इन एक्सक्लूडिंग दिस। ये तो कस्ट नंबर है कि फर्स्ट कस्ट, सेकंड कस्ट, 8th कस्ट। सीरियल में होना चाहिए 1 से 12, लेकिन समझाने के लिए हमने आई हैव जस्ट पिक्ड आउट 5 भाव हमने यहाँ ले दिए हैं। कस्ट नंबर 1, ये कॉलम्स को आप समझिए, डी से शुरू कीजिए। डी कॉलम है कि फर्स्ट कस्ट का ओनर या लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कस्ट कौन होगा। फर्स्ट का, सेकंड का, किसी भी इस कस्ट का ओनर या लॉर्ड या स्वामी कौन होगा, वो इसमें यहाँ आपको लिखना है। पूनम जी सर समझ रही है ना? ठीक है ना? धीरे धीरे चल रहा हूँ ना? हाँ जी। आपने मेरी किसी से शिकायत की है, मुझे पता चला है कि आप कि वो तो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, मुझे आज ही या कल शिकायत मिली है ना, दिल्ली से। एनीवे, तो ये देखिए, डी वाला कॉलम जो है ना, ये ओनर लॉर्ड ऑफ द कस्प, यानी कि जो कस्प यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसका ओनर यानी कि स्वामी या लॉर्ड का नाम यहाँ लिखना है। अब देखिए इसमें क्या है, सी क्या है? सी है प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ओनर और लॉर्ड। स्टार इज सेम एज नक्षत्र, ठीक है। स्टार और नक्षत्र, केपी अब आप पढ़ रहे हैं, जहां भी स्टार या स्टार लॉर्ड लिखा रहेगा तो वो नक्षत्र समझेंगे आप। उतना मेरे पास स्पेस नहीं था स्टार ऑब्लिक नक्षत्र लिखने का, इसीलिए स्टार लिखा है हमने। प्लैनेट इन स्टार ऑफ ओनर ऑब्लिक लॉर्ड, क्या मतलब हुआ? ये लॉर्ड जो फर्स्ट कस्प का है, इसके नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो कॉलम नंबर सी में आएगा। जैसे मून के नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट है, कोई जरूरी नहीं है कोई प्लैनेट हो, नहीं होगा तो नहीं आएगा। जैसे मून के नक्षत्र में कोई नहीं है तो वो, उसके लिए आपको वो नक्षत्र वाला टेबल मेंटली याद करना पड़ेगा, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। कॉलम नंबर बी में आइए, ऑक्यूपेंट ऑफ द कस्प। फर्स्ट कस्प का ऑक्यूपेंट कौन है? ऑक्यूपेंट का मतलब क्या हुआ? इस घर का वो मालिक, कौन बैठा है वहां पर? नहीं, मालिक नहीं है। ऑक्यूपेंट मतलब उस कस्प को जो ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई करके बैठा है, मतलब जो बैठा है वो आएगा, ठीक है। जो भी कस्प है उसमें जो बैठा है वो बी में आएगा, ये आएगा। फिर ए कॉलम है, प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट। ये बी में जो ऑक्यूपेंट है, जो बैठा है, इसके नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है तो वो यहाँ आएंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके साथ में फिर से मैं समझाता जाऊंगा। फर्स्ट कस्प को ले लीजिए, इस चार्ट को देखिए। फर्स्ट कस्प क्या है? तुम बताइए। कैंसर का है। तो ओनर और लॉर्ड ऑफ कस्प कौन है? कैंसर का स्वामी कौन होता है? मून होता है। तो मून हम यहाँ लिख देंगे। ओनर तो कोई ना कोई रहेगा ही कस्प का, ठीक है। ये कॉलम कभी ब्लैंक नहीं होगा, बाकी ये सारे कॉलम्स में ब्लैंक हो सकता है कुछ, ठीक है। ओनर राहु केतु का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट ओन एनी राशि। ओनर और लॉर्ड ऑफ कस्प, तो यहाँ देखेंगे हम मून लिख देंगे यहाँ। अब हम चल रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में। प्लैनेट इन स्टार ऑफ ओनर और लॉर्ड। मून के नक्षत्र में, ओनर के नक्षत्र में, स्टार यानी कि मून के स्टार में, स्टार नक्षत्र एक ही चीज है। मून के स्टार में या नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं, वो हमको यहाँ से देखना होगा। अब उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा का नक्षत्र किस राशि में कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है। वो अगर आपको मालूम होगा ना, तभी आप देख पाएंगे एट अ ग्लांस कि चंद्रमा के नक्षत्र में कोई बैठा है कि नहीं। जैसे चंद्रमा का नक्षत्र टॉरस में 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट होता है, तो 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट
के बीच में कोई नक्षत्र नहीं नजर आ रहा है, कोई प्लैनेट नहीं नजर आ रहा है, सॉरी कोई नहीं नजर आ रहा है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो मून का नक्षत्र तो और भी जगहों में होगा ना? हाँ सॉरी मून का नक्षत्र मैंने, चलिए मैं स्किप करा, मून का नक्षत्र। चलिए और नक्षत्र कहाँ होगा बताइए, आइए बताइए हमको। मून का नक्षत्र वर्गो कैप्रिकॉन। हाँ वर्गो कैप्रिकॉन। वर्गो कैप्रिकॉन। वर्गो में तो कोई प्लैनेट है ही नहीं है, ठीक है, तो ये मून के नक्षत्र में होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर बताइए कहाँ, कैप्रिकॉन में भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो कोई भी प्लैनेट मून के नक्षत्र में होने का, तो तीनों नक्षत्र हमने देख लिया मून के, हमें कोई प्लैनेट नहीं मिला, तो प्लैनेट इन स्टार ऑफ ओनर और लॉर्ड कोई नहीं मिला हमें, तो ये नील हो गया। ऑक्यूपेंट ऑफ फर्स्ट कस्प देखिए, फर्स्ट कस्प में कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या? फर्स्ट कस्प यानी कि लग्न में कोई ग्रह बैठा हुआ है? कोई नहीं। नहीं है सर, कोई नहीं बैठा है, तो ये नील होगा, नेचुरली ये भी नील होगा। कोई ग्रह रहता तभी इसके नक्षत्र में कोई ग्रह हो सकता था, ये नहीं हो गया, खत्म हो गई कहानी। ये हमको इसका सिग्निफिकेटर मिल गया। अब वो सिग्निफिकेटर क्या है वो हम आगे बात करेंगे, अभी खाली आप इसको बनाना देखिए। सेकंड का माय न्यू पार्टिसिपेंट्स, अगर आप लोगों को बॉस कहीं कंफ्यूजन आ रहा होगा मुझे रोक करके पूछिएगा, ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है। I hope I am making myself clear. Please don't hesitate in asking for all of you, जितने भी लोग हैं। देखिए ये अब हम आते हैं सेकंड कस्प में। सेकंड कस्प में देखिए, अब आप लोग बताइए सेकंड कस्प का स्वामी कौन है? स्वामी का सन। सेकंड कस्प लियो है, तो सन इज द लॉर्ड ऑफ लियो। ओके, अब आप लोग देखिए, इफ यू हैव दैट टेबल इन माइंड, इफ यू हैव दैट टेबल इन माइंड, ओके, वो नहीं है आप लोगों का, इसीलिए मैं सन के नक्षत्र में, मैं फिर उस चीज को नहीं रिपीट करूंगा, सन के नक्षत्र में मंगल है, हाँ डाल दिया, ठीक है, टॉरस का 10 डिग्री के अंदर है। आपको ये मुखर्जी बाबू से आप लोग इनको जो है ना सेकंड गुरु मान लीजिए, अगर मैं कभी नहीं गुरुजी काहे ऐसे, अच्छा ठीक है हम नहीं बोलेंगे फिर। सेकंड गुरु आप लोग मान लीजिए, सेकंड गुरु मान लीजिए। आई थिंक अश्विनी जी इज जॉइनिंग अस। हम तो नहीं, फोटो मेरे पास, हम तो नहीं उनको देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने तो ये स्क्रीन खोला हुआ है। आप लोग उनका स्वागत कर लीजिएगा अगर आ गए हैं वो स्क्रीन पर तो। हाँ वेलकम अश्विनी जी। सर ये सेकंड वाला अभी बता रहा हूँ उनको ज्वाइन कर लेने दीजिए अश्विनी जी को। अश्विनी जी आपका स्वागत है, अगर आप ज्वाइन कर चुके, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट सर। नहीं, you are visible to others. ओहो, हाँ, you will be visible to others. Just a moment. कहाँ है? Now it is okay. हाँ ठीक है, I can see you. Okay, आइए, वेलकम, नमस्कार, ठीक है। मैं अगर ये वीडियोस रखता हूँ आप लोगों का ना, तो वे फिर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से छिप जाएगी, ठीक है लिए। तो अभी इसको मैं आपसे फिर बाद में बात करेंगे फेस टू फेस। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी मैं इन लोगों को ये बता रहा हूँ कैसे जो है ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स बनाया जाता है, ठीक है। हाँ स्वीटी जी क्या पूछ रही थी? सेकंड कस्प का स्वामी देखिए, इसको देखिए कौन है? सूर्य है, लियो का। हाँ जी, ठीक वो है। समझ आ गया सर। हाँ क्या पूछ रही थी फिर आप? ये सर सन के नक्षत्र में ये मार्स कैसे है? आप देखो मार्स कहाँ बैठा है, देखो। इसके लिए आपको वो याद रखना होगा ना, या तो आप चार्ट, अभी आप फिलहाल अपना चार्ट मैंने निकाल रखा है सर, निकाल। हाँ तो वो उसको रख लीजिए अपने सामने। हाँ रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है ना। तो आप देखो सन का नक्षत्र, जहाँ मार्स है वहां सन का नक्षत्र है कि नहीं है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक। टॉरस में सन का नक्षत्र जो है आप देखो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। 10 डिग्री तक है ना श्रुति जी? हाँ 10 ये है ना सर सन का, सर सन का तो 26 42 10 है ना। 10 डिग्री नेक्स्ट में चला गया ना, 10 डिग्री है। अभी टॉरस में आ गया ना, तो मार्स 9 डिग्री का है। मार्स सन के नक्षत्र में आ गया कि नहीं? आपको देखना पड़ेगा सन के नक्षत्र कहाँ कहाँ है, उसमें देखिए उस डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट है कि नहीं। तो सन के नक्षत्र एक तो टॉरस में होता है,
ठीक है। यहाँ से एरीज से स्टार्ट होकर टॉरस तक आता है, फिर यहाँ लियो से स्टार्ट होकर वर्गो तक आता है, वर्गो तक आता है, फिर सैजिटेरियस से सैजिटेरियस से कैप्रिकॉन स्टार्ट आता है, करके यहाँ कैप्रिकॉन तक आता है। कैप्रिकॉन तक आता है। कितने डिग्री तक होता है? 3 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होके नेक्स्ट राशि के 10 डिग्री तक जाता है वो। उस स्पैन में देखिए कहीं कोई अगर ग्रह है तो वो सूर्य के नक्षत्र में आ गया तो वो इसको आपको यहाँ लिख देना, ठीक है। एक प्रैक्टिस चार्ट भी बनाया हुआ है मैंने, ये भाई ऑफ कर दीजिए। ये एक प्रैक्टिस चार्ट भी बनाया हुआ है हमने, उसको भी हम थोड़ा करेंगे टाइम पर मीटिंग। तो ये हो गया। अब आप आइए ऑक्यूपेंट ऑफ द कस्प, सेकंड कस्प में देखिए कोई ग्रह बैठा है क्या? सेकंड कस्प में कोई ग्रह बैठा है? नहीं बैठा है, तो ये नील रहेगा। तो जब ग्रह नहीं बैठा है तो उस ग्रह के नक्षत्र में नेचुरली कोई ग्रह नहीं होगा। तो सेकंड कस्प में ये ए, कॉलम ए और कॉलम बी ये नील रहेंगे। अब आ जाइए आप एर्थ कस्प में आइए। एर्थ कस्प में देखिए, एर्थ कस्प का स्वामी आप बताइए, मुझे खुद बताइए कौन है 8वें कस्प का स्वामी। टेबल को मत देखिए, लेफ्ट साइड में देख के बताने की कोशिश कीजिए। एर्थ कस्प यहाँ है, इसका स्वामी कौन है? Saturn. सैटर्न, ठीक है। Aquarius, yeah. तो सैटर्न हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें देखना है कि सैटर्न के तीनों में से किसी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है क्या? अगर बैठा है तो यहाँ आएगा वो। 16 डिग्री। तो सैटर्न देखिए, हम लोग ना, अब हमने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है, अगर हम एक एक इस पर करेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सैटर्न के तीनों नक्षत्र में, सैटर्न का एक पहला नक्षत्र आपको सैटर्न का यहाँ कैंसर में होगा, दूसरा यहाँ स्कॉर्पियो में होगा और तीसरा यहाँ पाइसिस में होगा, ठीक है। ये तीनों में कोई ग्रह जो है नहीं, इसमें ग्रह है लेकिन यहाँ सैटर्न के दायरे से बाहर है। चंद्रमा सैटर्न के दायरे से बाहर है। सैटर्न का नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट के बाद शुरू होता है, तो वो बाहर है। तो सैटर्न के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं, ठीक है। सैटर्न के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये कॉलम सी अगेंस्ट द एर्थ कस्प विल स्टे एम्प्टी, ठीक है। अब 8वें इसमें आइए, ऑक्यूपेंट देखिए। 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है क्या? ऑक्यूपेंट मतलब 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? वीनस। वीनस है, सब लोग देख रहे हैं, वीनस है। वीनस इज सिटिंग इन द एर्थ कस्प। सो वीनस वी विल राइट हियर, वी विल प्लेस वीनस हियर एज ऑक्यूपेंट ऑफ द कस्प। उस कस्प को ऑक्यूपाई करने वाला ग्रह वीनस है। अब वीनस के तीनों नक्षत्र को देखिए, कोई ग्रह आपको वीनस के तीनों नक्षत्र में नजर आ रहा है क्या? यहाँ आ रहा है, जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर भरणी नक्षत्र में, वीनस के भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो और दोनों और जो दो ग्रह हैं, जो दो नक्षत्र है वीनस के, उनमें कोई नहीं है। तो जुपिटर इज सिटिंग इन दी नक्षत्र और स्टार, नक्षत्र एंड स्टार आर द सेम। Jupiter is sitting in the star of Venus. So Jupiter becomes one of the significators. These are all significators of cusps. कैसे significator, इनका क्या रोल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। 9th cusp में आइए। Let us start from column D. 9th cusp का स्वामी कौन है? Who is the lord of the 9th house? चार्ट को देख के बताइए, हॉरोस्कोप को देख करके। जुपिटर, पाइसेस है, वो पे जुपिटर है। पाइसेस है, जुपिटर है। अब जुपिटर के नक्षत्र में ग्रह बैठे हैं। पहले तो इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि जुपिटर के नक्षत्र कहाँ कहाँ है, ठीक है। जुपिटर का नक्षत्र यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ आता है, ठीक है। ये मिथुन से, जेमिनी से स्टार्ट होकर के कैंसर तक आता है। जेमिनी 10 डिग्री से आकर के यहाँ 320, तो यहाँ मून एक तो नजर आया हमें 3 डिग्री जुपिटर के नक्षत्र में, तो यहाँ हमने मून डाल दिया। और उनके नक्षत्र देखिए, और कहाँ कहाँ इनके नक्षत्र होंगे। इनके नक्षत्र जो हैं यहाँ होगा, यहाँ पर 10 डिग्री से लेकर के और 3 डिग्री 20 तक, इसमें कोई ग्रह नहीं है। फिर हम सीधे सीधे यहाँ चले जाते हैं, तो वी फाइंड दैट Venus is also sitting in the nakshatra or the star of Jupiter. So there are 2 planets
in the nakshatras of Jupiter, in 2 different nakshatras. They can be sitting in the same nakshatra also. They can be sitting in different nakshatra. वो एक ही नक्षत्र में 2 planet, 3 planet, 4 planet भी हो सकते हैं, या अलग अलग सेम प्लैनेट के नक्षत्रों में हो सकते हैं. अब आइए यहाँ पर ऑक्यूपेंट ऑफ कस्प. ऑक्यूपेंट ऑफ कस्प 9वें भाव में, 9वें कस्प में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? 9वें में नौवे में हाँ जी, जुपिटर और राहु है. जुपिटर और राहु है. 14 डिग्री और 10 डिग्री. जुपिटर के नक्षत्र में कौन कौन है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हमको उठा करके यहाँ डाल देना है. ठीक है, जुपिटर के नक्षत्र में कौन कौन ग्रह है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वी नो. तो जुपिटर के नक्षत्र में वीनस और मून हमने लिख दिया. राहु के नक्षत्र में अब हमें देखना है राहु के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं. तो राहु के नक्षत्र में अगर आप देखिएगा, राहु का नक्षत्र एक तो यहाँ होता है, जेमिनी में होता है, राहु का नक्षत्र लिब्रा में होता है, और राहु का नक्षत्र एक्वेरियस. ठीक है. तो राहु का नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो आपको केतु और सैटर्न मिलेगा. केतु और सैटर्न राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो हम लिख देंगे. आई एम नॉट अगेन वो दिखा नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे अब आप लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करके लोकेट करके लिख देना है. 11th हाउस में आ जाइए. 11th हाउस का स्वामी कौन है बताइए अब आपको. अब ये आप इस कॉलम को आप लोग खुद बताइए थोड़ा सा देख करके, जो बता सकता है. 11th हाउस के डी, 11th कस्प के अगेंस्ट डी कॉलम में किसका नाम आएगा? 11th हाउस टॉरस में पड़ रहा है तो वो वेनस आएगा. वेनस आएगा. वेनस के नक्षत्र में कौन है? ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं हम ऑलरेडी लिख तो नहीं चुके हैं एक जगह, तो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. वीनस के नक्षत्र में हम यहाँ लिख चुके हैं, देखिए वीनस के नक्षत्र जुपिटर है. जुपिटर है. ठीक है. अब आ जाइए ऑक्यूपेंट ऑफ द 11th हाउस. देखिए 11th हाउस को कौन कौन से ग्रह ऑक्यूपाई कर रहा है 11th हाउस को? कोई नहीं. 11th हाउस को सैटर्न एंड मरकरी कर रहा है. सैटर्न एंड मरकरी कर रहे हैं. सैटर्न का नक्षत्र में कोई बैठा है कि नहीं हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ऊपर कोई नहीं बैठा है, तो हमें फिर से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. मरकरी हमने कहीं अभी नहीं देखा है कि मरकरी के नक्षत्र में कोई है कि नहीं, तो हमें लोकेट करना होगा मरकरी के नक्षत्र में कोई बैठा है कि नहीं. मरकरी का नक्षत्र यहाँ पर आता है, ये आखिरी नक्षत्र होता है टेबल ऑफ साइकिल ऑफ 9 में. ठीक है. इसमें कैंसर में जो है ना आखिरी में मरकरी का नक्षत्र होता है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है. ठीक है. फिर यहाँ होता है वो स्कॉर्पियो में होता है, स्कॉर्पियो में कोई ग्रह है ही नहीं है. और फिर पाइसिस में मरकरी का नक्षत्र है, पाइसिस में भी कोई ग्रह नहीं है. इसलिए मरकरी और सैटर्न में कोई भी ग्रह नहीं है. सो इस तरीके से हम पूरे 12 के 12 कस्प्स का टेबल बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड द टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स. अब ये हमारे सामने कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से किस भाव का रिजल्ट अपने दशा अंतरदशा में कौन सा ग्रह देगा वो मेरे सामने निकल करके आ गया है. अब फर्क क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जो ओनर ऑफ द हाउस होता है, भाव का स्वामी होता है, एक तो वो रिजल्ट देता है. ठीक है ना, यही पढ़ा था ना, एक नंबर 1. और दूसरा जो ऑक्यूपेंट ऑफ द कस्प होता है, जहां वो बैठा है, हमने ये पढ़ा था कि मेनली ये दो जो ऑक्यूपेंट होता है, जो जिस भाव को ऑक्यूपाई कर रहा है वो उस भाव का रिजल्ट देगा, या वो वही ग्रह, कोई भी ग्रह किस भाव का स्वामी है उसका रिजल्ट देगा. उच्च नीच वगैरह वो अलग चीज है. मेनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट को हम रीड करने के लिए ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस देखते हैं और ओनर ऑफ द हाउस देखते हैं. कृष्णमूर्ति में ये सारा चेंज हो गया, बिकॉज कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि इससे इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था. उन्होंने क्या देखा कि जुपिटर को रिजल्ट, ये वीनस एज ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस या सैटर्न एज लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस,
should have given accidents, अड़चने देनी चाहिए थी, एक्सीडेंट्स देना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब उस जातक की कुंडली को देखा KSK ने, KSK से मतलब KS कृष्णमूर्ति, तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि सैटर्न अपने अंतरदशा में या प्रत्यंतर में या महादशा में भी उसने तो तरक्की दी। तो उन्होंने रिसर्च करते करते फिर उस नतीजे पे पहुंचे, तब उन्होंने ये इजाज किया सैटर्न क्यों तरक्की दिया एक्सीडेंट देने की जगह। इट इज नॉट दैट वी आर रूलिंग दिस आउट कि सैटर्न 8वें भाव का कोई रिजल्ट ही नहीं देगा, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन प्राइमरीली कोई जो ग्रह है वो पहले कॉलम ए का रिजल्ट देगा, अगर वो कॉलम ए में है तो। इफ इट इज इन दी स्टार, अगर वो ऑक्यूपेंट के नक्षत्र में बैठा है, जिस भाव के ऑक्यूपेंट के, जैसे 8वें भाव का सबसे पहले स्ट्रांगली रिजल्ट जो है जुपिटर देगा। क्यों देगा जुपिटर? बिकॉज वो 8वें भाव का जो ऑक्यूपेंट है वीनस उसके नक्षत्र में बैठा है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में ये दो कॉलम्स जुड़ गई, ए और सी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही दो कॉलम पे हमने सारी वैदिक पढ़ गया, जो कि मैं आई एम नॉट सेइंग वैदिक हम अभी भी आपको बोल रहे हैं। अश्विनी जी के ज्वाइन करने के पहले हमने बोला, आज इनसे दोपहर में मेरी बात भी हो रही थी फोन के ऊपर, कि अभी भी नेटल एस्ट्रोलॉजी के लिए, जन्म पत्री पढ़ने के लिए मैं वैदिक पर बहुत रिलाई करता हूँ, क्योंकि ये इसमें जो है ना एक्यूरेसी ऑफ टाइम ऑफ बर्थ इज ऑफ एसेंस, जो कि अक्सर हमें नहीं मिल पाता है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम करते हैं, हर एक हॉरोस्कोप का हम कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइप के हमें हर एक हॉरोस्कोप में इंसिडेंट्स या इवेंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो सिर्फ रूलिंग प्लैनेट को ले करके हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ए मिथ कि आप केपी में समझेंगे कि सिर्फ रूलिंग प्लैनेट्स के बेसिस पर हम बीपीआर कर लेंगे, वैसे नहीं होता है। समटाइम्स इट विल बी सक्सेसफुल, समटाइम्स इट मे नॉट बी सक्सेसफुल। एनीवे वो बाद में हम देखेंगे। तो इस बेसिक डिफरेंस देखिए बिटवीन कृष्णमूर्ति पद्धति एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि जो भाव का स्वामी है वो उस भाव का रिजल्ट देगा, जो भी फर्स्ट लग्न का स्वामी चंद्रमा है तो वो देगा, और जो भाव में बैठा है वो उसका रिजल्ट देगा, और जो एस्पेक्ट है वो सब तो है, वो कृष्णमूर्ति पद्धति, दोज आर कॉमन फीचर्स। जो दृष्टि है, कंजंक्शन है, उसकी अलग बात है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। जो वो दोज आर कॉमन, ठीक है। दृष्टि भी थोड़ा सा कैसे है, क्या है, वो फर्क हो सकता है, कैसे दृष्टि देखने का तरीका क्या है, उस पर हम आते हैं। लेकिन ये क्रक्स, ये बेसिस कृष्णमूर्ति पद्धति का यही है। दिस टेबल, दिस इज द बेसिस ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति। इसी के ऊपर बेस्ड है द गोल्डन रूल्स ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति, जो कि हम नेक्स्ट ग्राफिक में हम देखेंगे। इस ग्राफिक को अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं चेंज करूं और मैं दूसरा ग्राफिक लाऊं। अगर इसमें कोई सवाल है, यू स्टॉप मी एंड आस्क मी, आई एम पॉजिंग। ठीक है सर, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, इसका वीडियो तो वैसे चला जाएगा आप लोगों के पास, बट स्टिल आई होप द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। यस, Oppo has entered. चलिए मैं फिर नेक्स्ट ग्राफिक पर जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट ग्राफिक इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट ग्राफिक जो है ना इसी से रिलेटेड है। अब देखिए हम धीरे धीरे करके नाउ इसको आप लोग समझ लीजिएगा, टेबल कैसे बनता है, नक्षत्र किसके कहाँ होते हैं, क्योंकि वहां अटकने लगिएगा तो हमारा प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगा। नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कौन से राशि में कौन सा किसका नक्षत्र, नक्षत्र का नाम भले नहीं याद हो। अब नाउ वी कम टू द गोल्डन रूल्स ऑफ केपी। दीज आर कॉल्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ केपी। जो हमारे केपी के पुराने जानकार हैं हम लोगों के बीच में 2-3 लोग, उन लोगों को पता होगा, they would be aware of these rules.
लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कृष्णमूर्ति जी ने जो गोल्डन रूल्स बनाए थे, मैं मोस्टली उन गोल्डन रूल्स पे स्टिक करता हूँ, विद थोड़ा सा अपना मॉडिफिकेशन हमें जो समझ में आता है विद माय एक्सपीरियंस ऑफ 30 years प्लस। लेकिन बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू देम, they have their own set of rules. Some of them, उनके जो set of rules को अगर आप मानेंगे तो उसमें वो फिर हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कहीं कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो हम जो वी कैन नॉट डू दैट। हमने अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स खत्म किया है, हम जो 8 लोग हम लोगों ने किया है, उसमें हमने देखा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। हो सकता है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स केपी के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हम उतना अच्छा वैदिक में नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस हमारे बहुत अच्छे होते हैं उसमें। तो हम वी कैन नॉट थ्रो द टेनेट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आउट ऑफ द विंडो जस्ट लाइक दैट। वो क्या है, अभी हम जब ये गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट दैट मीन्स, ठीक है, एंड व्हाट आई थिंक केपी इज। बट दीज आर द 4 गोल्डन रूल्स ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति। इसको ध्यान से सुनिए। ये टेबल वही है जो हमने अभी पीछे स्टडी किया है। इट इज द सेम टेबल, सिर्फ हमने वो चार्ट हटा लिया है, क्योंकि उसी चार्ट से हमने ये टेबल बना लिया था। अब देखिए, ये है कॉलम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन अ नटशेल मैं आपको समझा दूं, कृष्णमूर्ति पद्धति में इस कॉलम में, डी कॉलम में जो है ग्रह है, डी कॉलम में जो ग्रह है, अगर ये 3 कॉलम भरे हुए हैं ये सामने, तो डी कॉलम में जो ग्रह है जुपिटर जैसे 9th हाउस का स्वामी है, तो जुपिटर सबसे कमजोरी से अपने अंतरदशा में, अपने पीरियड में अपने स्वामित्व का रिजल्ट देगा। सबसे कमजोरी से, सबसे फीबल रिजल्ट देगा। कृष्णमूर्ति के जो वेरिएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में जो लिखी है, ये कृष्णमूर्ति जी के खुद के जो हैं ये शिष्य लोग हैं, इफ यू कैन सी दिस बुक, इन लोगों ने लिखा है कि ऐसे केस में जुपिटर डज नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ 9th हाउस एट ऑल, विच मीन्स व्हाट दे मीन टू से इज कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई महत्व ही नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक किनारे कर दीजिए। ऐसा नहीं है, ठीक, ये खाली समझाने के लिए। Now we will take it up one by one. A planet in KP gives results as under. A planet in KP gives results as under. 4 golden rules हैं. It will first, ध्यान दीजिए, it will first give the result of the house where its नक्षत्र और स्टार, नक्षत्र या स्टार एक ही चीज है, नक्षत्र where its नक्षत्र और स्टार लॉर्ड is sitting, तो ये हो गया लेवल ए, लिखा है हमने लेवल ए का रिजल्ट। क्या बोल रहे हैं, सबसे स्ट्रांगली कोई ग्रह कहाँ का रिजल्ट देगा? सबसे स्ट्रांगली जुपिटर को हम ले लेते हैं। जुपिटर अपने दशा अंतरदशा में इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में सबसे स्ट्रांगली किस भाव का रिजल्ट देगा? जुपिटर किसका देगा? 8th का। क्यों? क्योंकि ये जिसके नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्र वीनस के नक्षत्र में बैठा है, वीनस 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये अपने नक्षत्र स्वामी के पोजीशन का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देगा। अब 8वें हाउस का रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। वो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेवल है कृष्णमूर्ति पद्धति का। अभी हम खाली सीख रहे हैं कि जुपिटर 8वें भाव का सबसे स्ट्रांगली रिजल्ट देगा अपने पूरे दशा अंतरदशा में, ना कि जो हम पढ़े थे कि अपने स्वामित्व का, या वो जहां बैठा है 9th में उसका रिजल्ट हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं कि इन दोनों हाउसेस का रिजल्ट देगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर 8वें का रिजल्ट नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल उसकी किसी 8वें के साथ युति है, उसकी दृष्टि है, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम 4 गोल्डन रूल्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट गोल्डन रूल इज कि कोई भी ग्रह
जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र मतलब उसके नक्षत्र का स्वामी, उस ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में बैठा है उस भाव का रिजल्ट वो ग्रह देगा। जुपिटर in the star or the nakshatra of Venus will first give the result of where Venus is sitting, in which house or cusp. Venus जिस भाव में बैठा हुआ है 8वें भाव में, तो सबसे स्ट्रांगली ये रिजल्ट जुपिटर 8वें भाव का देगा। वीनस का रिजल्ट नहीं बोल रहे हैं हम लोग, वीनस का भी बोल सकते हैं आप कि वीनस जहां बैठ 8वें भाव का रिजल्ट देगा। इसका एक बोलने का ये तरीका है कि a planet firstly gives the result of its nakshatra lord, which means nakshatra lord कहाँ बैठा है या वो किसी का स्वामी है, स्वामी वाले पे अभी आते हैं। ये रूल नंबर 1 है, it will first give the result of the house where its nakshatra or star lord is sitting, that is level A result, strongest result level A का होता है। In the table on the left hand side, Jupiter will give the result primarily, देखिए primarily शब्द यूज किया है, not only, I am not saying only, it will give the result only of 8th house नहीं लिख रहे हैं, primarily and strongly of the 8th house, as its star lord is sitting there. Who is its star lord? Venus. As its star lord is sitting there. Same rules apply to Venus, मून, केतु एंड सैटर्न। देखिए अब 9th हाउस में वीनस, मून, केतु, सैटर्न, ठीक है। वीनस मून जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर इज द ऑक्यूपेंट ऑफ 9th हाउस, एंड केतु और सैटर्न राहु के नक्षत्र में है, राहु इज ऑक्यूपेंट ऑफ 9th हाउस, जुपिटर 9th में बैठा है, राहु 9th में बैठा है। तो इनके नक्षत्र में जो ग्रह हैं वो 9th हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देंगे। 9th हाउस का जो भी रिजल्ट होता हो, ठीक है। 9th हाउस का कृष्णमूर्ति पद्धति में थोड़ा सा रिजल्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है। 9th हाउस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव हाउस इन कृष्णमूर्ति पद्धति। ओके, दैट ऑफ कोर्स हम अपने हिसाब से वैदिक और इसको कॉम्बिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग दोनों को मॉडिफाई करके ही चलेंगे, ठीक, अदरवाइज हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोनों को कंबाइन करके, इसीलिए मैं कहता हूं भाई सिर्फ केपी ये केपी बज़वर्ड जो है ना, ये लोग समझते हैं कोई केपी एक चमत्कारिक चीज है, ऐसा नहीं। बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी केपी इज इनकम्प्लीट। और मैं आपको बता दूं कि कृष्णमूर्ति जी भी, अगर उनकी आप किताबें उनके खुद के रीडर्स पढ़िएगा, उन्होंने एक आध जगह लिखा हुआ है कि बिकॉज टाइम ऑफ बर्थ इज सच ए ट्रिकी इशू, तो इसीलिए एट टाइम्स वी रिलाई मोर ऑन दी होररी, प्रश्न पद्धति पर हम ज्यादा रिलाई करते हैं। एनीवे, चलिए, तो ये गोल्डन रूल नंबर 1 आप लोग को क्लियर हो गया या किसी को कुछ पूछना है? पूनम जी, स्वीटी जी, सर ठीक है। पूनम जी, आपसे बहुत डरता हूं मैं, आप बताइए। नहीं सर ठीक है, हो गया ना, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब देखिए गोल्डन रूल नंबर 2 पे आते हैं। अरे हंसेंगे इस पे। अरे तो थोड़ा हंसी भी तो होना चाहिए ना, एकदम गंभीर माहौल रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा स्वर्ण रूल, गोल्डन। The planet will then give the result of the house that it occupies. पहले तो वो देगा जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मजबूती में वो किसका देगा, जहां वो बैठा है। जुपिटर नेक्स्ट मजबूती में रिजल्ट देगा, सबसे मजबूती से तो वो 8वें का देगा, लेकिन उसके बाद अपने अंतरदशा दशा में वो जहां बैठा है 9वें का देगा। इससे कमजोरी से देगा लेकिन 9वें का देगा। 9वें का मेन रिजल्ट तो ये 4 देंगे, यहाँ वीनस, केतु, मून, सैटर्न, लेकिन सबकी दशाएं तो अलग अलग टाइम पे चलती है ना। तो जुपिटर अपने टाइम में 9वें रिजल्ट का देगा, 9वें का रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत स्ट्रांगली नहीं देगा, सबसे स्ट्रांगली वो 8वें का देगा। तो नंबर 2 है, प्लैनेट विल देन गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस दैट इट ऑक्यूपाइज। लेवल बी यहाँ हम लोग परसेंटेज कर सकते हैं, वहाँ 8th हाउस में 100% या 75%। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ABCD 4 ही तो है। 100, 75, 50, 25।
दैट विल कम विद एक्सपीरियंस, वो जब आप पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रेडिक्शन में जाएंगे तब वो आप निकालिएगा, अभी खाली कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इन द गिवन टेबल जुपिटर फॉर एग्जांपल आफ्टर स्ट्रांगली गिविंग द रिजल्ट ऑफ द एर्थ कस्प, बिकॉज एर्थ में यहाँ है, एर्थ कस्प एज डिस्क्राइब्ड अबव विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 9th हाउस as it occupies the 9th, though not very strongly as there are planets sitting in its nakshatra. क्यों नहीं बहुत स्ट्रांगली देगा? क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अगर ये प्लैनेट्स नहीं बैठे होते तो 9th का स्ट्रांगली देता, लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर 9th हाउस में है, तो 9th हाउस की का रिजल्ट देने की जिम्मेदारी जुपिटर के नक्षत्र में जो प्लैनेट्स चले गए ना लेवल ए पे, उनको हो गई, उनके पास चली गई। तो सबसे स्ट्रांगली जो ए में रहता है वो देता है। सेकंड ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस देता है। पहला देता है नक्षत्र स्वामी जहां बैठा है उस भाव का देता है सबसे स्ट्रांगली। सेकंड जो प्लैनेट खुद जहां बैठा है उसका देता है। थर्ड में क्या है? The planet will then give the result of the house that is owned by its nakshatra lord. फिर प्लैनेट जुपिटर को, ये अभी हम पकड़ के चल रहे हैं, फिर जुपिटर किसका हमें देगा? तीसरे नंबर पर किसका रिजल्ट देगा? जिस नक्षत्र में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है हमने देख लिया, वीनस के नक्षत्र में बैठा है। तो वीनस जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी है उसका रिजल्ट जुपिटर देगा थर्ड लेवल से, थोड़ा वीक देगा। वीनस से ज्यादा स्ट्रांगली देगा, वीनस सबसे कमजोर देगा। ऑक्यूपेंट लॉर्ड ऑफ द हाउस इज द वीकेस्ट सिग्निफिकेटर इन केपी। फोर्थ जुपिटर लास्टली एंड मोस्ट वीक लेवल डी रिजल्ट्स इट विल गिव फॉर 9th हाउस ऑफ विच इट इज द ओनर। जुपिटर यहाँ ओनर है 9th हाउस का, और 9th हाउस ये पैक्ट है, ए बी सी सब पैक्ट है, 9th हाउस पैक्ट है। तो जुपिटर का अपने भाव का रिजल्ट, अपने लॉर्डशिप का रिजल्ट देना, मतलब जो उसका अपना घर है उसका रिजल्ट वो सबसे कमजोरी से देगा। ये कृष्णमूर्ति जी का रिसर्च था और इसी पर सारी कृष्णमूर्ति पद्धति हमारी बेस्ड है। अभी इसको फर्दर इलैबोरेट हमने किया है, ये तो आपको समझ लेना है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं, इसमें को इलैबोरेट करना हमें आवश्यक है। और ये देखिए, ये हमारे जनरल रूल्स हैं। एनी प्लैनेट विल आल्सो बी टिंटेड बाय द कंजंक्शन इट मेक्स विद एनी अदर प्लैनेट व्हाइल गिविंग इट्स रिजल्ट। कंजंक्शन हम वैदिक में पढ़ चुके हैं, वही है इसमें भी। एनी प्लैनेट will also give the result of the planet it aspects or is aspected by up to an orb of 5 degrees. ये मैं अपना वहां ले आया हूँ। The results will be tinted or modified. वो जो वैदिक में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट जिस भाव को देख रहा है उसका भी रिजल्ट दे सकता है, जिसके साथ है उसका रिजल्ट दे सकता है, जिसको देख रहा है वो उसका रिजल्ट, एक दूसरे को वो इम्पैक्ट करते हैं। Planets will also give the results of the houses they aspect. ठीक है, planets will also give the results of houses they aspect. ये golden rules में नहीं आता, these are general rules. ये golden rules इस blue box में है, golden rules, ठीक है। golden color नहीं था हमारे पास, नहीं तो मैं इसको gold में करता। ये golden rules of कृष्णमूर्ति पद्धति, इसी पर सारी कृष्णमूर्ति, ये पिवट है, इसी के चारों तरफ कृष्णमूर्ति पद्धति घूम रहा है। Any doubts? किसी को कोई डाउट? देखिए, ये 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट्स हैं कृष्णमूर्ति में। ये जब आप एकदम क्लियर हो जाएंगे, नक्षत्र वाला, ये सिग्निफिकेटर टेबल्स, सिग्निफिकेटर कैसे होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेटर कैसे होते हैं, उसके बाद फिर हम वी कैन स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन पार्ट। इसमें यहीं तक ये समझना बहुत आवश्यक है, और भी जो इलैबोरेट करेंगे इसको, ये जो फर्दर ये रूल्स हैं, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप देख रहे हो ये मून है, ये खाली पड़ा है, ये सैटर्न है, ये खाली पड़ा है, तो ये कैसे रिजल्ट देगा, उसको अभी हम इलैबोरेट करके डिस्कस करें। चलें नेक्स्ट में? आप चलें सर नेक्स्ट में। ठीक है।
देखिए वही है, पेज 3 है, सेम टेबल है यहाँ, और गोल्डन रूल्स में हमने पढ़ा। अब थोड़ा हम और आगे इसको इलेबोरेट करेंगे, ठीक है ना। गोल्डन रूल्स तो हमने पढ़ लिया, गोल्डन रूल्स हमने पढ़ लिया, उसको और हमें आगे इसमें फर्दर समझने की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा है हमने, फ्रॉम आवर डिस्कशंस ऑन पेज 2, ये पेज 3 है, आपके पास राइट अप जाएगा, इसलिए पेज 2 पेज 3 हमने कर दिया। फ्रॉम आवर डिस्कशंस ऑन पेज 2 वी हैव अंडरस्टूड दैट planets appearing under column A, ठीक है, planet appearing under column A are the strongest to give results of the cusp against which they appear। मतलब जिस cusp के against में planet A में, column A में planet है, वो सबसे मजबूती से उस cusp का result देगा, against which they appear। then for B ये second number में, then for B, then for C, then for D। We have to however further analyze and understand a few concepts। देखिए नंबर 1, अब इसको समझिएगा। if against a cusp column number A is blank, column number A is blank, like first cusp में column number A में कोई भी नहीं है, column number 11 ये cusp number 11 में कोई नहीं, खाली इसको ये मत देखिएगा, इसको समझिएगा क्यों नहीं है, क्यों ब्लैंक है, उसको समझना ज्यादा आवश्यक है। If against a cusp column A is blank, then the planet appearing in column B becomes the strongest significator for that cusp। अगर यहाँ देखिए 11th हाउस में कॉलम ए में कोई नहीं है, क्यों नहीं है कोई, क्योंकि इसमें किसके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, सैटर्न और मरकरी जो 11th कस्प में बैठे हुए हैं, इनके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो जब कोई प्लैनेट यहां नजर आएगा तो ऑक्यूपेंट विल बिकम रूल बी, रूल नंबर 2 ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति। देन सैटर्न एंड मरकरी विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द 11th हाउस। इस हॉरोस्कोप में सैटर्न और मरकरी अपने पीरियड में 11वें भाव का रिजल्ट सबसे मजबूती से देंगे। अगर 11th कस्प मजबूत है, वो कैसे मजबूत है, वो और आगे की चीज है, तो दे विल गिव ब्रिलियंट रिजल्ट्स। 11th हाउस आपको मालूम है, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड इन वैदिक एज वेल एज इन केपी में, तो इसका बहुत ही महत्व है। केपी में नथिंग हैपेंस विदाउट द 11th हाउस। तो अगर 11th हाउस मजबूत है तो सैटर्न और मरकरी अपने पीरियड में they will give brilliant results because they are the strongest significators of the 11th cusp। ठीक है, for example in the, ये कहां तक पढ़ा, column B becomes the strongest significator of, as it is the occupant of the cusp without any planets and its stars, जो अभी हमने पढ़ा 11th cusp में। For example in the table कॉलम ए अगेंस्ट द 11th कस्प, वही चीज जो अभी मैं आपको बताया वही पढ़ रहा हूँ। कॉलम फॉर एग्जांपल इन द टेबल कॉलम ए अगेंस्ट द 11th कस्प इज ब्लैक एंड इन कॉलम बी सैटर्न एंड मरकरी अपीयर एज ऑक्यूपेंट्स ऑफ द 11th कस्प एंड दे डू नॉट हैव एनी प्लैनेट्स इन देयर स्टार्स ऑब्लिक नक्षत्र। स्टार और नक्षत्र एक ही चीज है, टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में आप देखिएगा नक्षत्र कहीं मेंशन नहीं है, STL करके होगा, स्टार लॉर्ड, हर जगह STL होगा, स्टार लॉर्ड इन द नेक्स्ट, सो दे बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर फॉर द 11th कस्प। तो 11th कस्प का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर इसमें सैटर्न और मरकरी हो गए। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखिए। इफ कॉलम A and B आर बोथ ब्लैंक then the planet appearing in column C becomes the strongest significator for the relevant cusp. For cusp 2, Mars becomes the strongest significator as both columns A and B are blank. Second cusp में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, उस हॉरोस्कोप को देखिएगा। सेकंड, उसी से हमने ये टेबल, तो जब कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसके नक्षत्र में भी कोई नहीं बैठा है, तो फिर क्या है, फिर उसके स्वामी कौन है, सूर्य है स्वामी। तो सूर्य के नक्षत्र में कौन है, मंगल है, कॉलम सी में अपीयर करता है।
तो मार्स बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर फॉर द सेकंड हाउस। अपने अपने दशा पीरियड में, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, मंगल सबसे स्ट्रांगली सेकंड हाउस का रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, अब आइए, इफ कॉलम्स A, B, C आर ऑल ब्लैक, then the planet appearing in D, that is the lord of the cusp, becomes the strongest significator for the cusp. As there are no planets in its star, nor any planet sitting in its house or cusp, so it gets the full power for delivering results of the cusp. In the table against cusp 1, देखिए cusp 1 पे आ जाइए, लग्न, cusp 1 लग्न. In the table against cusp, columns A, B and C are all blank. So moon as lord of the cusp appears in column D. So moon has the full powers for results of first cusp. लग्न में कोई भी ग्रह न बैठा है, तो उसके नक्षत्र में कोई नहीं बैठा है। लग्न का स्वामी चंद्रमा है, लग्न का स्वामी चंद्रमा है, और इसके नक्षत्र में कोई भी नहीं, इसके नक्षत्र में कोई, तो चंद्रमा फुल जो है रिजल्ट देगा लग्न का। अब आप देखिए उसको याद कीजिए, उस हॉरोस्कोप को। चंद्रमा बैठा कहाँ है? चंद्रमा बैठा है 12वें भाव में। ठीक है, चंद्रमा बैठा कहाँ है? 12वें भाव में बैठा है। तो हम अब 12वें भाव को यहाँ नहीं ले रहे हैं। चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में कोई नहीं है। अगर 12वां भाव यहाँ हम नीचे ले लेंगे, तो चंद्रमा 12वें का और लग्न दोनों का रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली देगा। अब वो कैसा रिजल्ट होगा, यू मस्ट बी वंडरिंग, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिक, अगर 12 के 12 जो है हम भरते इसको, अगर 12 के 12 भरते, तो हमें देखने को मिलता है चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, कैंसर में बैठा है चंद्रमा, लेकिन लग्न की डिग्री से कम है, तो 12वें भाव में चला गया। ठीक है ना, और 12वें भाव में शायद कोई ग्रह और बैठा भी नहीं है, शायद चंद्रमा ही बैठा है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में तो चंद्रमा विल हैव मिक्स्ड रिजल्ट्स। ठीक है, फर्स्ट का भी देगा वो, लग्न का भी देगा और 12वें का भी देगा। फर्स्ट और 12वें का कनेक्शन आपस में अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, खैर वो बात, चलिए, तो ये क्लियर है आप लोगों को। इसमें और कुछ हैं जो कि मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर द कोर्स ऑफ आवर प्रेडिक्टिव में हम आएंगे, तो कुछ हम और क्लैरिफिकेशंस में आप लोगों को देते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेडिक्टिव में बढ़ेंगे। सर एक जी पूछनी है। जी, मनोज बोल रहा हूँ। जी, जैसे यार इसमें ये भी है कि जैसे कोई प्लेनेट जिस भी घर की लॉर्डशिप है, अगर उस घर में कोई दूसरा प्लेनेट पोस्टेड है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। तो वो रूल भी यहाँ पे आप करते हैं अप्लाई? देखिए ऐसा, हाँ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। मैं वही कह रहा हूँ, हम यार वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कैसे छोड़ सकते, कमजोर देगा वो। आप ये कह रहे हैं ना, सैटर्न आपके सामने तो है ही है। ठीक है ना, जी जी, सैटर्न है, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस। ठीक है, सैटर्न के भाव में शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है जी, सैटर्न के भाव में शुक्र बैठा है, तो ऐसा नहीं है सैटर्न बिल्कुल देगा ही नहीं देगा, ऐसा नहीं है। और मोर ओवर सैटर्न के नक्षत्र में कोई नहीं है। देखिए सैटर्न के नक्षत्र में कोई नहीं है, तो सैटर्न को थोड़ी बहुत ताकत मिल जाती है 8वें भाव का रिजल्ट देने के लिए। इट इज नॉट दैट कि नहीं देगा, अगर एकदम नहीं। जिस प्लेनेट के नक्षत्र में अगर दूसरा प्लेनेट है, हाँ, तो क्या उसकी फिर ताकत खत्म हो जाएगी? उसकी ताकत कम हो जाएगी। आप कम मानते हो, मतलब खत्म नहीं मानते ना? नहीं, खत्म नहीं मान सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। वो खत्म नहीं, तब तो हम फिर तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम तो छोड़ ही त्याग देना। फिर तो यही चार्ट है, तो इसमें गुरु जो है आजकल सर, ये आजकल एक नई थ्योरी चला दी है ना सर उन्होंने, ये कि मैं तो वही तो कह रहा हूँ, नई थ्योरी चला दी है, लेकिन आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ऐसा नहीं चला दी। मैं नहीं कह, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही चीज का। अगर आप मेरा वो वीडियो सुना होगा यूट्यूब पे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इस चीज पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, वो नई थ्योरी चला दिया है उन लोगों ने, स्ट्रेट अवे यूज द लैंग्वेज
कि since there are planets sitting in the 8th house and there is planet sitting in the nakshatra of Saturn, so Saturn does not signify the 8th house at all. This is the language they use. मैं इस चीज को कमजोरी से देखा, ये जरूर मानता हूँ, एकदम बहुत फीबल होकर के देगा. अगर ये चारों कॉलम भरा हुआ है, जैसे जुपिटर का ले लीजिए यहाँ या वीनस के ले लीजिए, चारों नहीं भरा है, जुपिटर के केस में ये तीनों कॉलम जुपिटर के सामने ये भरी हुई है, तो जुपिटर इज almost powerless to give the result of 9th house, but it is not that Jupiter will not give the result of 9th house at all. No, this I don't agree. उसका कारण है, अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति, अगर आप लोगों ने और मान लीजिए एडवांस पढ़ा हुआ है, suppose say we are talking about this 7th house, ठीक है, 7th house मैरिज, क्या रूल्स हैं मैरिज के? होरोरी में हम कैसे देखते हैं शादी होगी कि नहीं होगी? आप लोगों ने पढ़ा होगा. 2-7-11 हाउसेस को, 2-7-11 हाउसेस तो शादी वो तो अगर प्रॉमिस देखने के लिए पहले 7th का सब-लॉर्ड देखेंगे. 7th का सब-लॉर्ड देखिएगा. तो 7th का सब-लॉर्ड मान लीजिए 7th का सब-लॉर्ड मान लीजिए जुपिटर है. हम वी आर अबाउट अ मैरिज एंड सपोज दिस इज द 7th हाउस. 9th को हटाइए, मान लीजिए 7th है, ठीक है, मान लीजिए ये 7th है, 7th ये 9th की जगह 7th है, और जुपिटर जो है 7th का सब-लॉर्ड आ रहा है. तो कृष्णमूर्ति जी क्या बोलते हैं कि 7th का सब-लॉर्ड अगर किसी तरीके से भी कनेक्टेड है 7th से या 2nd से या 11th से, ठीक है ना, तो वो शादी किसी भी तरीके से, क्या मतलब कि साइन लेवल और नक्षत्र स्टार लेवल पर ना सर? किसी भी, अगर खाली प्रॉमिस देखने के लिए, सिर्फ अगर प्रॉमिस मान लो सर साइन स्टार में नहीं है, अगर सब में ही आ गया, मान लो इस टेबल में कहीं भी अगर 7th सब-लॉर्ड इस टेबल में कहीं भी 7th में आ गया या 2nd में आ गया, कहीं भी, या 11th में आ गया, तो मैरिज प्रॉमिस्ड है. तो मैं प्राइमरी हाउसेस और जो सपोर्टिंग हाउसेस है उनमें से कोई भी हाउस हो जाए तो मैरिज प्रॉमिस्ड है. तो मैरिज प्रॉमिस है. तो जुपिटर को अगर हम पावरलेस मानते हैं, ये 7th अगर हाउस है और 7th का सब-लॉर्ड अगर जुपिटर है, तो अगर हम जुपिटर को पावरलेस मानते हैं और यहाँ 7th जुपिटर, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं मैरिज है? सर एक चीज और देखिए, वो बात देखिए, ऐसा है बॉस, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी वो लोग. अच्छा ठीक है सर. मैंने खाली समझाने के लिए कहा क्यों मैं मानता हूं. मैं क्यों मानता हूँ उस चीज को बाद में देखेंगे. नहीं ठीक है, मैं इसका डाउट क्लियर करना चाह रहा था. हाँ नहीं, कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, है ना. बहुत वो बड़ा वो देखिए, मैरिज जो है ना बहुत डाइसी है. 2-7-11 के अलावा भी उसमें आई विल शो यू हॉरोस्कोप जिसमें कि 2-7-11 के दशा के अलावा भी शादियां होती हैं. चलिए खैर एनीवे, और 2-7-11 में नहीं भी होती हैं. चलिए तो ये है ना, ये चार्ट हम लोग को जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी पे हम लोग सॉफ्टवेयर लिए हैं वो दिखता है उसपे, ये चार्ट, यही चार्ट दिखता है उसपे. उसमें 12 कस्प आते हैं. मैंने समझाने के लिए 12 इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था. ट्रू एस्ट्रोलॉजी में तो यही दिखता है. कोई भी ट्रू एस्ट्रोलॉजी में जाइएगा, दिस इज द चार्ट. ये चार्ट आपको वो मिलना, वो क्लिक करना होगा, केपी सिग्निफिकेटर्स क्लिक करना होगा, है ना. आप देखिएगा नीचे में जहाँ चार्ट होता है ना, 16 वर्गास वाला जो आपने दिखाया था हमको जी, उसके नीचे केपी सिग्निफिकेटर्स पर क्लिक कीजिए. ओके, उसमें यू विल गेट दिस चार्ट. मुकेश जी ने इसको जो अपडेट किया है उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने हैं उनको? नहीं, मेरे दो नहीं, चार्जेस नहीं पे करने. वो फोन कर दीजिए, वो कर देंगे. वो नहीं करेंगे, दे विल नॉट चार्ज यू. किसी के पास नहीं है तो ले लीजिएगा प्लीज, है ना. ट्रू एस्ट्रोलॉजी अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग ले लीजिएगा. यू कैन बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम हिम. इफ यू बाय इट थ्रू मी यू गेट अ डिस्काउंट आल्सो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट. मेरे में चार्ट का वो बड़ा वाला चार्ट तो होता है डबल क्लिक करने से, लेकिन वो बीच में वैदिक वाला नहीं आता. वो बात करना होगा. नहीं तो वो आप उनसे बात कर लीजिए, आना चाहिए. और डबल क्लिक करने से बड़ा तो हो जाता है, लेकिन बीच में जो वैदिक वाला आपका आ रहा है वैसे मेरा में नहीं आता. वो करवा लेना होगा. नहीं, आप नॉर्थ इंडियन को क्लिक करते हैं कि साउथ इंडियन को क्लिक करते हैं? नॉर्थ इंडियन को क्लिक करते हैं. नहीं, साउथ इंडियन, पहले साउथ इंडियन बनाइए, उसको क्लिक कीजिए. हाँ सॉरी, साउथ वो स्क्वायर वाला.
साउथ इंडियन वाला। साउथ इंडियन वाले को डबल क्लिक कीजिएगा तो नॉर्थ हाँ। इंडियन बीच में आ जाएगा। बीच में आएगा, लेकिन नहीं आता। आपका में आता है, मेरे में नहीं आता बीच में। आपका तो वही मैं- हमारे हमसे बाद वाला वर्जन है। हाँ, लेकिन उसमें आता नहीं है, वो एक बार बताना होगा उनको। अच्छा ठीक है, इसको हटाऊं मैं? इसको हटा दूं? जी सर। ये एक हमने ये क्या टाइम हो रहा है? 10:30। रंजीत देखा था उसको क्लिक करके? हाँ? रंजीत जी किसको? वो वाला डबल क्लिक करके देखा था साउथ इंडियन वाला उसको? हाँ वो तो होता खुल है, रहा है मेरे में। खुल रहा है ना, तो उसके बाद में उसमें बीच में आता है वैदिक, देखे हो? आएगा आएगा। हाँ बीच में आता है। मेरे में नहीं आता यार वैदिक। पहले उसको साउथ मेरे में इंडियन नहीं में आ कर रहा है लेते हैं, सर। फिर उसको क्लिक किया। एक हमने ये प्रैक्टिस चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, इसको मैं नहीं भर रहा हूँ अभी, आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है? ये हमने एक प्रैक्टिस के लिए बनाया है 9, 10, 11 है ना, इसको आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है? इसको आप लोग भर लीजिएगा। ये खुल गई है ना स्क्रीन? जी जी। इसको आप लोग कर लीजिएगा। जी जानबूझ करके छोड़ दिया है, तो इससे आपका यू विल बी फोर्स्ड टू सॉर्ट ऑफ लर्न के कौन सा नक्षत्र कहाँ से देखना है। इसको आप लोग की ज्यादा नहीं है, खाली 4 घर के लिए हमने रखा है इसको। और उसके बाद थोड़ा देख करके समझिए कि गोल्डन रूल्स ऑफ केपी कैसे अप्लाई हो रहा है, कौन सा ग्रह कौन से कस्प का कैसे रिजल्ट देगा, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आई एम लेटिंग मी इट बी हियर, वैसे मैं भेज दूंगा इसका आप लोग को, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये फिर प्लेसिडियस सिस्टम तो आप लोग समझ गए, अब उसमें तो कुछ ज्यादा डिस्कस करने का नहीं है हमको लग रहा है। आई थिंक यू हैव गॉट द हैंग ऑफ द प्लेसिडियस सिस्टम। नहीं तो हमने एक ये बनाया था, देखिए प्लेसिडियस सिस्टम का मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। अब प्रैक्टिस से पूछता है सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो देखिए भाई करना ही होगा। ये देखिए प्लेसिडियस सिस्टम का एक हमने वो बनाया है, इसको हमने सोचा था आज नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने चलो हमने खोल दिया, इसको कल के लिए रखेंगे, फिर बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो, है ना? टाइम हाँ जी सर, इसे कल ही करेंगे, बस बहुत टाइम हो गया। हाँ बहुत टाइम हो रहा है। हाँ, ये अब देखिए आप ये हमने देखिए। एक चार्ट बनाया है, ये इसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और कौन सा कस्प कहाँ से कहाँ है, ठीक है? कौन सा कस्प का एक्सटेंट कहाँ है जो आप लोग पूछ रहे थे, और इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एंड देयर इज अनदर वन जो हमने बनाया है वो सर एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। हाँ, तो ये देखिए उसी चार्ट में फिर हमने लॉर्डशिप एज पर वैदिक सिस्टम एंड लॉर्डशिप एंड प्लेसमेंट एज पर प्लेसिडियस सिस्टम, दोनों डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस किया है। इसको एनीवे we'll do it tomorrow। सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछ हाँ सकता बताइए, हूँ? हाँ बताइए। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मान लीजिए प्लेसिडियस सिस्टम में कोई हाउस जो है उसका तो जो स्ट्रेंथ है और ये जो वो कम और ज्यादा होते रहता है जितना ये वैल्यूज है। तो मान लीजिए किसी का अगर स्ट्रेंथ बहुत कम है, मान लीजिए 2-4 डिग्री है, 5 डिग्री है,
तो कैन वी से कि उस बंदे को उस घर से रिलेटेड बहुत कम चीज नहीं मिलेगा नहीं या नहीं 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 एहसास नहीं होगा? वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कॉन्सेप्ट जो है ना नहीं है। That concept is not there in KP. That concept is not there in KP. ठीक है? That concept is not there in KP. एक बार आप लोग आ जाइए जरा सा स्क्रीन पर, थोड़ा वाइंड अप करने के पहले। सर मैं नहीं आ पाऊंगा, पूरा लाइट ऑफ है सर घर का, मैं मोबाइल पे हूँ। पूरे घर का ये इन्वर्टर भी उड़ गया है अभी और लाइट भी कटी हुई है। अरे एक मोमबत्ती जला लीजिए, कुछ तो देखें। हाँ सर, मोमबत्ती तो जला के बैठा हुआ हूँ सर। मोमबत्ती में ही बैठा हुआ हूँ सर। बहुत ज्यादा थंडरिंग है यहाँ पे। ये कैंडल लाइट में कर रहे हैं। अरे नहीं मैम, इतना ज्यादा थंडरिंग है कि सारा उड़ गया है। अच्छा। पूरा लाइट और ये मुस्कुरा रहा है। निश्चित मुस्कुरा रहा है। तो देख लो इंडिया का ये ऐसा ही। आई डोंट नो इफ माय न्यू एंड जो नए लोग हैं उन लोगों को इस क्लास से कुछ फायदा हुआ कि नहीं। हमें लग रहा है कि निशित जी को शायद फायदा कुछ हुआ होगा। यस सर, काफी क्लियर हुआ। और मनोज जी और अश्विन जी को तो हमको नहीं लगता है कि कोई विशेष फायदा हुआ होगा, फिर भी कुछ बातें शायद कुछ और समझ में आई होंगे। आप लोगों ने केपी पहले फुल सेल्फ स्टडी किया हुआ है मनोज जी और अश्विनी जी, या किसी से स्टडी किया सर? सेल्फ स्टडी कर। किताबें तो देखिए बहुत सारी हैं केपी में, लेकिन आई विल स्टिल एडवाइज यू कि कृष्णमूर्ति जी की खुद की जो किताबें हैं दे आर द बेस्ट आज भी। हालांकि बहुत क्वालिटी ऑफ उसमें एडिटिंग और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स, इवन फैक्चुअल जो है ना एरर्स, बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन स्टिल यू विल हैव टू, मतलब आपको यू विल हैव टू कहीं जगह आपको खुद सेल्फ एडिटिंग करके ही आप समझ पाएंगे। लेकिन बट स्टिल हिज बुक्स आर द बेस्ट बुक्स। फिर उनके लड़कों ने उनका किताबों को रिप्रोड्यूस किया है बहुत जगह, उन्हीं के आर्टिकल्स, उन्हीं के जो है सब उठा करके वो किया है। और अगर आप लोगों को कहीं से कृष्णमूर्ति की जो बहुत पहले एक मैगजीन चला करती थी केपी एंड वो अर्थरिस्ट, एक के हाँ कृष्णमूर्ति केपी एंड अर्थरिस्ट करके एक मैगजीन चली कर बहुत 60-70s में, उसका कहीं कंपाइलेशन आप लोगों को मिल जाता है तो वो ले लीजिएगा। वो that should be available with पब्लिकेशंस तमिलनाडु, उनके पास होगा। वो अगर होगा तो मान ली उसमें बहुत आपको जो है ना गोल्डन ट्रेजर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उस जमाने के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के आर्टिकल्स आपको। कौन सा पब्लिकेशन है सर? कृष्णन KRISHMAN, उनके लड़के का ही है कृष्णन पब्लिकेशंस। जी। वहां अगर मिल जाए। केपी ईयर बुक्स है, अभी भी बहुत सारी है केपी ईयर बुक्स हैं। तो केपी ईयर बुक्स में हमारे भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। और हमारी अपनी मैगजीन केपी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें चार्ट्स की स्टडी है सर। किस चीज की? ये जो ईयर बुक हैं इनमें चार्ट्स को स्टडी किया गया है। सारे आर्टिकल्स हैं, लीडिंग एस्ट्रोलॉजर्स, लीडिंग केपी एस्ट्रोलॉजर्स के आर्टिकल्स हैं, चार्ट्स हैं। केपी ईयर बुक, अब तो पहले उन लोगों ने मैगजीन जब डिसकंटिन्यू की, केपी एन एस्ट्रोलॉजी करके मैगजीन निकलती थी, केपी एन अर्थरिस्ट के बाद केपी एन एस्ट्रोलॉजी निकलती थी, वो जब डिसकंटिन्यू कर दिया तब उन्होंने सिर्फ ईयर बुक शुरू किया। So that was the time when I introduced my magazine in Delhi, KP Stellar Astrology. मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपनी मैगजीन। So anyway, आज का क्लास, this video you will get tomorrow, and अगर कुछ हो query, always available on telephone, message. सर ये जो आज हमने केपी स्टार्ट किया है, इसमें आप वो जो सिस्टम अप्रोच वाला भी आप कुछ 1-2 पॉइंट डाले थे आपने, तो सिस्टम अप्रोच के राइट अप वगैरह हैं सर वो? हाँ, मैं राइट अप अलग से भेजूंगा। वो जरा स्कैटर्ड है हमारे पास, मैं इन्हीं लोगों से मंगवा करके आपको भेज दूंगा। तो आपको भी भेजना और आपको भेजना है, अश्विन जी को भी भेजना है, और निशित जी को भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप ले लीजिए वो हमारे वीडियोस जो हैं,
वो ले लीजिए, they'll be very helpful. You should know Vedic astrology also. Should know Vedic astrology also. तो चलिए आप लोग, I think should we call it a day? Yeah. तो फिर वही 9 बजे। हाँ 9 बजे, वो तो मैं भेज दूंगा मीटिंग आईडी। Wednesday, Thursday, Friday, ठीक है, these are fixed classes. ठीक है, thank you so much. Okay then. Good night. Okay, good night. Okay, sir. Good night. Good night, sir. प्रणाम।